तो कैसे हैं आप लोग सब बच्चे। आज मैं आप सबके सामने प्रेमचंद की एक बहुत अच्छी कहानी बड़े घर की बेटी लेकर आया हूँ। तो सुनिए, कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उसके पितामह यानी कि दादा किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल है, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कीर्ति स्तंभ का अर्थ है प्रसिद्धि का स्मारक। यहाँ पर ये बताने का ये मतलब है कि जो उनके दादाजी थे वो इतने रिच थे कि उन्होंने गांव में पक्का तालाब बनवाया और मंदिर बनवाया, लेकिन जो उनके बेटे यानी कि बेनी माधव सिंह हैं, आज उनकी मरम्मत भी नहीं करवा पा रहे थे, यानी कि अब वो उतने रिच नहीं थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे और उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक ना थी। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़े का नाम था श्री कंठ सिंह। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। उद्योग मतलब प्रयत्न के बाद अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था, यानी कि बहुत हैंडसम था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। ये इसकी डाइट बताई गई है, यानी कि इसीलिए शायद वो एक सजीला जवान था। श्रीकंठ की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर निछावर कर दिया था, अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत करी कि वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाए। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्मल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया। कांतिहीन मतलब चमकहीन बना दिया, अर्थात यहाँ पर बताने का मतलब है कि पढ़ाई में वो अत्यंत कमजोर हो गए थे। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी, यानी कि मालिक होने पर भी, उनका बहुत अच्छा कमांड था। इंग्लिश भाषा के ऊपर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी ना थे, यानी कि वो वेस्टर्न कल्चर को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे, बल्कि वे बहुधा बहुत बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते। यहाँ पर हमें रामलीला का बताने का अर्थ ये है कि रामलीला हमारा रामलीला रामचंद्र जी से जुड़ा हुआ है और रामचंद्र जी अपने पिता के बहुत भक्त थे, अब उनकी आज्ञा का पालन किया करते थे। तो यहाँ पर भी हमें रामलीला में सम्मिलित होने और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे, यानी कि एक्टिंग करते थे। यहाँ पर बताने का अर्थ ये है कि श्रीकंठ हमारी भारतीय संस्कृति के पुरजोर समर्थक थे। दशहरे के दिनों में उसके बाद प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब, कुटुंब का मतलब कंबाइंड फैमिली के वो एकमात्र उपासक थे, यानी कि वो चाहते थे कि सभी लोग कंबाइंड फैमिली में रहें। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, यानी कि वो पसंद नहीं करती, आजकल की लड़कियां पसंद नहीं करती, वो चाहती हैं उनको फ्रीडम रहे, और कंबाइंड फैमिली में कहीं ना कहीं फ्रीडम में कुछ कमी रह जाती है। उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की लल्लाएं, लल्लाएं मतलब स्त्रियां, उनकी निंदक थी, उनकी बुराई किया करती थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को भी इस विषय में उनसे विरोध था, यानी कि उनकी जो पत्नी थी वो भी कंबाइंड फैमिली में रहना नहीं चाहती थी। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके, यानी कि गुजारा ना हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। यहाँ पर एक ये मुहावरा है कि परिवार से अलग रहना, खिचड़ी अलग पकाना अर्थात परिवार से अलग रहना। उनकी पत्नी आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी, यानी कि बड़े उच्च कुल मतलब बड़ा खानदान की लड़की थी। उसके पिता यानी कि उसका बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। ताल्लुकेदार पुराने ज़माने में एक पद होता था, बहुत बड़े जमींदारों को ताल्लुकदार कहा जाता था। विशाल भवन,
1 हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस। झाड़ फानूस क्या होता है? शीशे का बना हुआ शैंडिलियर्स, आजकल हमारे ड्राइंग रूम्स में लगे रहते हैं। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकदार के लिए योग्य पदार्थ है, यानी कि ऑनरेरी मजिस्ट्रेट अंग्रेजों के ज़माने में एक पद दिया जाता था। जो बहुत बड़े लोग, बहुत सम्मानित लोग होते थे, उनको एक पद दिया जाता था। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नॉन सैलरीड होते थे। ये है, सभी यहाँ पर विद्यमान थे। नाम था उनका भूप सिंह, यानी कि आनंदी के पिता का नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित्त, बहुत उदार मन वाले और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी नहीं था। आनंदी उनकी चौथी लड़की थी। वह अपने सभी बहनों में बहुत अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत अधिक प्यार किया करते थे। सुंदर संतान को शायद माता पिता भी अधिक चाहते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हमें संतान के गुणों पर भी ध्यान देना चाहिए। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। ये एक पिता क्या कर्तव्य होता है कि उसके लिए एक योग्य वर ढूंढें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े, यानी कि वो ये चाहते थे कि आनंदी को उसके बराबर का वर मिले। उसे कहीं भविष्य में ये ना सोचना पड़े कि मैं भाग्यहीन हूँ और मुझे उचित वर प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए, उन पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्रीकंठ को अपनी बेटी आनंदी के लिए एक उचित वर माना और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई, यानी अपने ससुराल में आ गई। लेकिन यहाँ रंग ढंग कुछ और था। जिस टीम टॉम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, टीम टॉम मतलब बनाव श्रृंगार की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी, वो यहाँ नाम मात्र को भी नहीं था। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना थी। बहली मतलब बैलों के द्वारा खींचे जाने वाली 4 पहियों की गाड़ी को बहली कहते हैं। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, यानी कि जो चप्पलें भी थी वो भी रेशमी थी। पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ वो सैर करती। मकान में खिड़कियां तक ना थी, न जमीन पर फर्श, न दीवारों पर तस्वीरें। वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिन में अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी उसने देखे ही ना हो। और एक लड़की की सबसे अच्छी बात यही होती है कि जब वो अपने मायके से ससुराल में आती है तो वो अपना पुराना सब कुछ भूल जाती है, केवल अपने गुणों के साथ वो अपने ससुराल में आती है। और इसी प्रकार से आनंदी ने भी अपने ससुराल को अपना घर समझ लिया, अपनी सारी बातें भूल गई। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लाए हुए थे और भावत से बोले, यानी कि अपनी भाभी से बोले, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। यहाँ पर 2 चिड़िया जो वर्ड यूज़ किया गया है वो एक्चुअली मुर्गे के लिए किया गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि चिड़िया वर्ड ज़्यादातर मुर्गे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको नहीं लिखना है, आपको चिड़िया ही लिखना है। आनंदी अपनी भाभी से बोले, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वो एक नया व्यंजन बनाने बैठ गई। हांडी में देखा तो घी पाव भर से, यानी कि 250 ग्राम से भी अधिक ना था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, किफ़ायत मतलब बचत करना क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठ गया, यानी कि उसका देवर, छोटा पति का जो छोटा भाई होता है उसे देवर कहते हैं। तो वो लाल बिहारी था, लाल बिहारी खाने बैठ गया तो दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी तो सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया था, इतनी जल्दी कैसे उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज कुछ पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है और उसी तरह शुदा से बावला, यानी कि भूख से पागल मनुष्य जरा जरा सी बात पर भी तिनक जाता है जब भूख लगती है। लाल बिहारी को भावच की है ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। उसको, लाल बिहारी को लगा कि वह तिनक कर बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती है,
मैके मतलब माँ का घर। स्त्रियां गालियां सहन कर लेती हैं, मार भी सहन कर लेती हैं, लेकिन अपने मैके की बुराई कभी नहीं सहन कर सकती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। ये एक कहावत है। कहावत यह है कि अच्छी हैसियत वाला व्यक्ति नुकसान उठाकर भी समर्थ बना रहता है। तो आनंदी ने क्या कहा, एक कहावत मारी उसके ऊपर, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं। नाई कहार मतलब नौकर चाकर खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया, बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखा देते। अपने पति के लिए कह रही है वो। अब अनपढ़ उजड़ लाल बिहारी से रहा ना गया। खड़ाऊं उठाकर, खड़ाऊं होती है लकड़ी की चप्पल जिसमें आगे खूंटी लगी होती है, खड़ाऊं उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो ना, उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। यानी कि अपने बड़े भाई के लिए कह रहा है। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊं रोकी, सिर बच गया पर उंगली में चोट आ गई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और पुरुष का घमंड होता है, अपने पति का घमंड होता है। हर औरत को अपने पति का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। फिर एक मुहावरा है यहां पर, अपमान सह जाना। खून का घूंट पीकर रह जाना, अपमान सह जाना। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे, बाहर नौकरी करते थे वो। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। कोप भवन गुस्सा आने पर रहने वाला कमरा। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। बाट मतलब इंतजार करती रही। अंत में शनिवार को नियम अनुसार श्रीकंठ सिंह संध्या के समय, शाम के समय घर पर आए। बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें करी अपने पिता के साथ। कुछ देश काल संबंधी समाचार, देश के बारे में बात करी। कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करी। यह वार्तालाप रात 10 बजे तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को, सभी जेंटलमैन को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधना रहती थी। सब भूल जाते थे खाना पीना। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था, यानी कि वो चाहते थे कि कब मैं अपने घर पे अंदर जाऊं। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। पति बाहर, आनंदी अंदर। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई, एकांत हुआ। लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटी की ओर से साक्षी दी। साक्षी मतलब गवाही। साक्षी मतलब गवाही दी। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं है कि मर्दों के मुंह लगें। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में कहा, पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप पर ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वो भरी हुई बैठी थी गुस्से में। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। हजरत मतलब श्रीकंठ जी। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है, यानी कि खुश तो हो? श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न हूं, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? उपद्रव मतलब उधम मचा रखा है, लड़ाई कर रखी है। आनंदी की एकदम त्योरी चढ़ गई। त्योरी चढ़ गई मतलब क्रोध आ गया। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी, गुस्सा आ गया। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है ना, उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। इतने गर्म क्यों होती हो? बात तो बताओ, बात तो कहो। क्या कहूं, ये मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गंवारा छोकरा, अपने देवर के लिए कह रही है, जिसको चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं है, लियाकत नहीं है, मुझे खड़ाऊ से मार रहा है और अकड़ रहा है। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अब आनंदी क्या कहती है, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। इसका अगला पार्ट अगले एपिसोड में शुरू करता हूं।